वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलो बच्चों, आज हम जो है कि आपको देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वर्णमाला का पार्ट 2 आ गया है। एक बात और है, यहाँ पे देखिए, एक बात पहले ध्यान से सुन लीजिए कि इस वर्णमाला के पार्ट 2 में हम स्पेशली फोकस करेंगे स्वर पे। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम जो है व्यंजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक बात और सुनना है आपको, देखिए वीडियो आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको जो है कि आप शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये हम लोगों की फैमिली बढ़ेगी, एक परिवार बढ़ेगा, तो इससे जो है कि हमको भी जो है प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम भी जो है काम करने में थोड़ा सा और जो मन लगेगा। एक चीज़ और है, देखिए हिंदी की जो वीडियो ये चल रही है, हिंदी की सीरीज जैसे ही समाप्त होगी, ठीक है, उसके बाद सोशल के सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस हुई, हिस्ट्री हुई, जियोग्राफी हुई, उस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड चीज़ें भी बताई जाएंगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए क्यों प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हुआ, यूपी से चाहे अधीनस्थ का एग्ज़ाम हुआ, चाहे आप जो है बिहार के एग्ज़ाम ले लीजिए, एमपी के एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें इसलिए हम जो है कि उस पर फोकस करेंगे, ताकि उससे फोकस करने से क्या होता है ना कि पूरा आपको आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कौन सा वीक पॉइंट है। और प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो 50% पेपर तो आप कट ऑफ तो ऐसे ही जो है क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए जो है कि हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ वर्णमाला 2 में सबसे पहले देखिए, वर्णमाला में क्या है कि वर्णों, स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण ही हैं, तो हम वर्ण को पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली इसमें जो है ज़्यादातर हम स्वर पे जो है फोकस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस चैनल को, इसको बढ़ाइए। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ावा दीजिए। बढ़ावा देंगे हम, अच्छा मैटर जो है आपको लाएंगे, सारी चीज़ें लाएंगे। और एक चीज़ और है, ये ऐसा वीडियो बन रहा है, ये ऐसा वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये लास्ट है। इसके अलावा आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही जब एसएसटी या सामाजिक या सोशल के सब्जेक्ट की वीडियो आएगी तो वो भी कंप्लीट आएगी। यानी इसको आप पढ़िए, इसकी आप नोट्स बना के रख लीजिए, फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स हो तो फिर आप जो है कंप्लेन करिए। हालांकि 10-11 साल से इस क्षेत्र में काम करते हुए इतना तो अनुभव है कि ये जो मैटर तैयार हो रहा है, ये मैटर जो है बच्चों, ये लास्ट है। लास्ट क्या है मतलब, ज्ञान की बातें तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये लास्ट है। करीब करीब कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तो इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में देखिए यहाँ दिया हुआ है स्वर। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितने है, 11। ठीक है, ये देखिए और अंग को अनुस्वार कहते हैं, को विसर्ग कहते हैं। को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, और अंग को अनुस्वार कहते हैं। तो टोटल कितने हुए, देखिए आ ई 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल स्वरों की संख्या 11 है। इसमें से ऋषि हम हटा देंगे, इसको हम नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, परंपरागत स्वर में तो ये आएगा, लेकिन इसको नहीं काउंट करते हैं। तो 10 हुए। तो क्या स्वरों की संख्या 10 है? नहीं, स्वरों की संख्या 11 है। एक और स्वर है जो ये है, आ के ऊपर देखिए, ये वाला देखें कहाँ यूज होता है। अरे बच्चों, ये वाला आप लोग नहीं देखे हो तो मैं बता दूं कहाँ यूज होता है। डॉक्टर लिखा हुआ कहीं देखें, देखिए डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला ये जो की मात्रा है ना बच्चों, ये यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए। तो इसमें मेंशन नहीं है, इस के बाद आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, अपने नोट्स बनाइएगा। तो इसमें से ऋषि को इसमें हटा दीजिएगा। और अंग और ये अनुस्वार और विसर्ग हैं। अनुस्वार विसर्ग का मतलब, इसको क्यों नहीं हम स्वर में ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अयोगवाह है। अयोगवाह का मतलब इनका योग होता नहीं बच्चों, अयोगवाह है। अयोगवा, अयोगवा का मतलब ऐसे वर्ण से जिनका योग नहीं होता। कैसे योग नहीं होता, अगर इसको एग्जाम्पल से देखो, ऐसे देखो नहीं होता है अयोगवा। जैसे हमने लिख दिया कंगन। अब देखो, क पे अंग की मात्रा, फिर ग, फिर न, ये कंगन है, ये अंग है आपका, यहाँ पे ये यूज हो रहा है कंगन। तो इस अंग को बोलने के लिए आपको अलग से समय देना पड़ रहा है, समझ रहे हैं, अलग से कंगन।
KANGAN कंगन, इस क को, ये नहीं कि आप एक जो है कि स्वर में है इसको आप बोल दे रहे हैं, इसको अलग से आप समय दे रहे हैं। तो इस अंग का इस क वर्ण के साथ योग नहीं हो रहा है, जबकि क के साथ अ का योग है, तब ये देखिए क प्लस अ मिल के ये क बना हुआ है। लेकिन इस क के साथ अंग का योग हो ही नहीं रहा है, लेकिन इस क के साथ बच्चों देखो इस अ का योग है, तभी ये क बना है। रियल में ये जो व्यंजन होते हैं ना बेटा, ये इसमें ये हलंत होता है, ये शुद्ध व्यंजन है। इस क को आप अक्षर कहोगे, तो आज एक समझ लो बात को कि व्यंजन और अक्षर में कितने डिफरेंस है। तो इस क में प्लस अ करके तब ये क बनता है, ये अक्षर वाला, ठीक है। तो इसलिए अंग का जो है कि योग नहीं हो रहा था, तो ये दोनों अयोग वहाँ हैं, इनका योग होता नहीं है, तो इसलिए इसको स्वर में नहीं काउंट करते हैं। तो स्वरों की संख्या 11 है बच्चों, ऋषि को हटा देना और ये वाला एक स्वर आप इसमें ऐड कर लेना, यानी अ लिखना, फिर आ लिखना, फिर ये वाला आ लिखना, फिर आप छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ऋषि को छोड़ के ए ऐ ओ और औ, ठीक है। ये हो गया स्वरों की बात। तो वर्णमाला में वर्ण जो है स्वर और व्यंजन दो होते हैं, तो स्वर के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया, ध्यान से सुनते जाइए। व्यंजन में देख लीजिए, इसमें अस्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्गीय व्यंजन है। एक चीज और है, क से लेकर म तक आपका स्पर्श व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजनों की? 25। यानी इनको बोलते समय कहीं न कहीं हवा मुंह में स्पर्श करके निकलती है बाहर, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन आप देखो बच्चों, ये च छ ज झ ये जो है ना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है, ठीक। क्योंकि इसको बोलते समय हवा स्पर्श तो करती है, साथ में संघर्ष करते हुए निकलती है, च छ ज, तो इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इसका अगर स्पेशल आपसे पूछे कि च से ई तक को क्या कहते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो देखो, क से स्टार्ट अंगा पे खत्म, तो ये क वर्ग में आ गया। च से स्टार्ट इया पे खत्म, तो च वर्ग इसको कहते हैं। ट से स्टार्ट और ड़ पे खत्म, तो ये ट वर्ग में आता है, ठीक है। त से शुरू हुआ न पे खत्म, ये त वर्ग है बच्चों। प से शुरू म पे खत्म, तो ये प वर्ग है। एक चीज और, यहाँ दो वर्ण आपको नए दिख रहे हैं, ड और ढ, उसमें जो है नीचे बिंदी लगी हुई है। ये व्यंजन जो है ना उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त का मतलब ये है कि ये डेवलप किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? पेड़ लिखोगे तो ये पेड़ हो जाएगा, ये देखिए पेड़ ऐसे लिखते हैं ना, समझ रहे हो? तो ये वाला है ये, तो इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हालांकि ये भी ट वर्ग में ही आता है, तो इसीलिए ये पूरा स्पर्श वर्गीय व्यंजन था क से लेके म तक। लेकिन अगर स्पेशल च छ ज झ इया को दे दो, तो इसका मतलब आपका एग्जामिनर जो है क्या है, आपसे डेप्थ में पूछ रहा है, तो इसको आप स्पर्श संघर्षी कह देंगे। और ये पूरे को अगर पूछ दे क से लेके म तक, को आप स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग स्पर्श। अंतस्थ व्यंजन में देखिए य र ल व आ रहा है, ठीक है। बताएंगे हम आपको कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, हालांकि र लुंठित है, ल पार्श्विक व्यंजन है, और य और व बच्चों ना ये अर्ध स्वर है। कौन स्वर है? अर्ध स्वर है। इसको जो ना अर्ध स्वर का मतलब इसके पास ऐसी क्वालिटी है। स्वरों की क्वालिटी क्या है? स्वरों को बोलते समय हवा मुख में से सीधी निकल जाती है, कोई बिना रुकावट के, उसको स्वर कहते हैं। तो य और व को अगर जब बोलोगे ना बच्चों, उच्चारण करोगे ना, तो बिना रुकावट के निकल आती है। बहुत थोड़ा सा हल्का सा रुकावट होती है, बाकी में तो व्यंजनों में बहुत रुकावट होती है। इसलिए सबका जो है कि मुख के उच्चारण के आधार पर अलग अलग प्रकार बनाया गया। तो इसीलिए इसको ना आधा होता है, तो आधा स्वर किया भी इसका करेक्टर आ गया इसमें, तो अर्ध स्वर इसको कहते हैं। ल र को लुंठित बताया, क्योंकि र जब बोलेंगे ना तो जीभ गोल होकर लुढ़कती हुई निकलेगी, र, इसलिए इसको जो है कि लुंठित बोलते हैं। अब पार्श्विक इसलिए ल को बोलते हैं क्योंकि हवाएं जो है ना, जब ल बोलेंगे ना तो दोनों पार्श्व से, जीभ के दोनों किनारों से निकलती है। चलो छोड़ो, आगे बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व है। आपको ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसको मुख से बोलते समय हवा, अच्छा, ऊष्म को संघर्षी भी कहते हैं। इसको बच्चों ना, इसको संघर्षी भी कहना, ऊष्म संघर्षी कहोगे सबसे अच्छा रहेगा, ऊष्म संघर्षी, ठीक है।
उष्म संघर्षी का मतलब यह है कि संघर्ष करते हुए हवा तो निकलेगी ही, साथ ही साथ में इसमें क्या है, थोड़ा सा गर्मी भी रहेगी, इसलिए उष्म संघर्षी। संयुक्त व्यंजन में देखो ये छत्री है, त्रिशूल है, ज्ञानी है और श्र है। तो ये वर्ण की बात हमने किया, वर्ण में स्वर और व्यंजन हम आपको बताए। आगत देखो यही है आगत स्वर, इसी को हम स्वर में ऐड किए हैं। आगत व्यंजन जो बाहरी बाहरी देशों से, बाहरी भाषाओं से आए हुए हैं, अ क ख ग ज फ, हालांकि कुल 5 ही हैं, ठीक है, 5 ही हैं, 5 से ज़्यादा नहीं है। ये नुक्ता कह रहा है कि इसको नुक्ता का प्रयोग करते हैं, ड के नीचे बिंदी है, ढ के नीचे, हालांकि ये उत्क्षिप्त है, हमने आपको बता दिया। इसको आप देख लीजिए। वर्ण देखो बच्चों, वर्ण क्या है ना कि कोई भी वर्ण लिखा जाता है। अच्छा, इसको पहले संयुक्त के बारे में आप समझ लीजिए, संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं। क और स मिलके क्या बना है, छत्री छय, पूछता है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ज और इय मिलके ज्ञ बनता है, ठीक, लेकिन आजकल ज्ञ ये ज्ञ है, ठीक है। स और र मिलके स्र बना है, द और य मिलके हलंत रहेगा, हलंत नहीं छोड़ना है, ये द बना है, विद्यालय। हालांकि देखो एक बच्चों को एक बात बता दूं, शुद्ध विद्यालय ये है, ये शुद्ध विद्यालय है, इसको मत लिखा करो, ये ऑफिशियल हालांकि चल रहा है, लेकिन इसको आप इसको आप दूर करेंगे तो, इसको इग्नोर करेंगे तो ठीक ही रहेगा। आप विद्यालय ऐसे लिखा करो, ये बिल्कुल शुद्ध है, ये मानक के अनुसार है, ठीक है। ये प और र का कर दिया है, स और ऋषि मिलके श्री बन रहा है, ये बने हुए हैं, हालांकि संयुक्त व्यंजन हम 4 ही मानते हैं। और ये छत्री, ज्ञानी और स्र, बाकी ये सब डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। इसको ये आप देख लीजिएगा, इसको, ठीक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो ये आप ले लो, ये ले लो। हाँ, एक बात मैं इस पे ये बताना चाहूँगा, ये कौन सी स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी, ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। हमारी स्क्रिप्ट क्या है, जो हमारा ये वर्णमाला है बच्चों, ये देवनागरी है। क्या है, देवनागरी, देवनागरी, इस चिन्ह का नाम है, देखो ये चिन्ह है, 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 ये क्या है, एक चिन्ह है, ठीक है। चिन्ह कई तरह से होते हैं, ऐसे भी चिन्ह हो सकते हैं, देखना तुम, ऐसे भी चिन्ह हो सकते हैं, ये भी कोई हो सकता है किसी का अक्षर हो, हालांकि हमको पता नहीं ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे हम दिखाएंगे। तो ये सब चिन्ह है, चिन्ह को क्या कहते हैं, लिपि है ये, सॉरी ये क्या है, लिपि है। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट है। तो इस लिपि में अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियाँ हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट हैं, और उस स्क्रिप्ट से वो उनके वर्ण बनते हैं, और वर्णों से ही बेटा शब्द बनते हैं, और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, और वाक्य से ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने विचारों का आदान प्रदान करके अपना जीवन जीते हैं, समझ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, सबके अपने अपने भाषाओं के चिन्ह हैं, उन चिन्हों से वो वर्ण बने। जैसे आप यहाँ देख लो, ये देखो देव, ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, ये गुरुमुखी लिपि है, ये पंजाबी, अगर पंजाबी भाषा में कहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, तो ये यूज होगा। आप इसको देख लो, ये पंजाबी है, पंजाबी में ठ बना हुआ है, ट बना हुआ है, ग बना हुआ है, बाकी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क है, ये ख है, समझ रहे हो, ये है। तो ये लिपियाँ हैं, इन्हीं लिपियों से वर्ण जो है कि वर्ण लिखे जाते हैं, इन्हीं लिपियों में। ये गुरुमुखी लिपि में ये वर्ण लिखा है, वो देवनागरी लिपि में हम लोगों का क ख ग घ वर्ण है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग लिपियाँ होती हैं। यहाँ देखो ये अरबी लिपि है, अरबी लिपि है बच्चों, अरबी भाषा। अरे गरीब, ये देखो अरबी में, ये अरबी भाषा का शब्द है बच्चों, ठीक है। हालांकि हम इसको देवनागरी अक्षर सॉरी वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये रियल में ये शब्द कहाँ से आया है, अरबी से। पर्शियन देखो, पर्शियन की स्क्रिप्ट कैसे होती है, पर्शियन की स्क्रिप्ट यहाँ दिया हुआ, ये पर्शियन यानी फारसी, फारसी मुगलों की जो है कि राजभाषा थी, मुगल पीरियड में ऐसे ही कोई चीज़ लिखी जाती थी। इन चिन्हों का प्रयोग करके मुगल पीरियड में राजकाज होता था, राजाओं के जो है कि सारे सारे लेटर, सारी जो है कि शासन, सारा व्यवस्था जो है इसी इसी जो है कि इसी अक्षरों के साथ चलते थे। ये अक्षरों को पहचान लो बेटा, ऐसे नहीं चलता था कि ऐसे नहीं कुछ लिखा जाता था, ठीक है। ये नहीं लिखा जाता था उस समय मुगलों के पीरियड में। आप फारसी लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी।
अब बाबर के बारे में नहीं जानकारी, नहीं तो हमें लोग तो लग रहा है कि हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक यही पर जो है फारसी लैंग्वेज चल रही थी, यही फारसी स्क्रिप्ट में सारी बातें लिखी जाती थी। ठीक है, इसी स्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ लिखी जाती थी, कहीं खुदवाई जाती थी। ठीक है, ये है फारसी। उर्दू का ये देख लो, आज भी हमारे देश में चलती है। उत्तर प्रदेश की जो है कि राजभाषा है हिंदी और उर्दू दोनों। तो उर्दू में भी कहीं भी आप जाओगे तो हिंदी और उर्दू में दोनों बातें मिलेगी। आप स्टेशन पे चले जाओ बच्चों, स्टेशन पे देखोगे वो एक हिंदी में है, इंग्लिश में भी लिखा है, नीचे उर्दू में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो ये उर्दू के चिन्ह हैं, ये उर्दू की लिपि हैं। इन्हीं लिपि में उर्दू के क ख ग घ बनते हैं। और उसी जो है कि वर्णों से इसी यही लिपि के यही वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों से जो है कि उर्दू के क ख ग बनते हैं। तो उसमें जो है कि उर्दू का शब्द बनता है, तो लोग उर्दू पढ़ते हैं। जैसे यहाँ आप देख लो, आप जाओगे कहीं देखे रहोगे कि जो है मुस्लिम रिलीजन में 786 उनका जो है कि पवित्र नंबर माना जाता है। तो 7 देखो ऐसे लिखा रहेगा, ये देखो 7 है, सॉरी 8 है, ये 7 है, ये 6 है। तो ये 7 और ये 8 और ये 6 ऐसे लिखते हैं वो लोग 786। देखिए हम लोग कौन सा नंबर पढ़ते हैं, अगर डिजिट की बात करें, अंकों की, तो हम लोग पढ़ते हैं रोमन वाला, सॉरी जो ये इंग्लिश वाला रोमन वाला चलता है, 1 1 2 3 4। ठीक है, ये भी एक यही भी नंबर है, इसमें भी लिखा जाना चाहिए। भाषाएं देखो कितनी प्यारी हैं, सबकी अलग अलग जो है स्क्रिप्ट हैं। ये अब ऐसा चिन्ह, अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है, मान लो छोटा बच्चा है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, देवनागरी स्क्रिप्ट में अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं उसमें पढ़ता है, और उसको ऐसे चिन्हों वाला कोई टेबल दे दो, इस चिन्ह में टेबल दे दो, पागल हो जाएगा, कभी नहीं देखा है। और यही चिन्ह यदि उसको बचपन से सिखाए जाए तो वो उसमें बड़ा आसानी से पढ़ लेगा। आप ऐसे 1 2 लिखोगे बेटा, वो ऐसे लिखेगा, ये जो दिया हुआ है। तो सबके अपने अपने भाषाओं के चिन्ह है बच्चों, ये है वर्ण के कमाल। सारी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अच्छा एक चीज बात समझ लो, ये जो चिन्ह हम कह रहे हैं ना, इन्हीं चिन्ह को लिपि भी कहते हैं। ऐसी लिपि से इनका वर्ण बनता है, और वर्णों से ही शब्द बनता है, और शब्दों से वो अपनी बुक बनाते हैं। ठीक है, ये बात है। अब हम वर्ण पे आएंगे। आओ, वर्ण की इतनी बातें हो गई, हमने हिंदी के वर्ण देखे, फारसी देखे, वो अरबी देखे, समझ रहे हो, पर्शियन देखे, मतलब वही फारसी देखे, अरबी देखे, उर्दू देखे। अब हिंदी के वर्ड हमको जो पढ़ने थे, हमने शुरू में बताया था, स्पेशली हम स्वर की बात करेंगे। इसमें व्यंजन की भी कुछ बातें हो जाएंगी, तो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, वर्ड में देखिए, वर्ड से आशा है कि जिसका लघुत्तर यानी उसका छोटा टुकड़ा ना हो सके। वर्ड को लिखित रूप को ही लिपि या चिन्ह, चिन्हों को अक्षर कहते हैं, वर्ड के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। चिन्हों को क्या कहते हैं, ये आन काट देना बेटा, ये चिन्हों को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अर्थात वर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप है। वर्ड जो निकलता है क, तो क वर्ड बोले आपने, लेकिन लिख ली एक साउंड के रूप में, तो इसको वर्ण छोटी ध्वनि भी कहते हैं। इसे और तोड़ नहीं सकते। ये अ निकला है ना बच्चे, अब इसको कुछ और नहीं छोटा कर सकते हो, यानी ऐसा नहीं बना सकते। अब कहो कि सर ये ऐसा भी तो अ लिखा जा सकता है, ये नहीं है। ये जब तक इसमें आप जो है कि इसको ऐसे मिलाएंगे नहीं, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे और नहीं बनेगा। इसको, इसका छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते। वर्डों के छोटे टुकड़े क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि शब्द का हो सकता है। जैसे हमने राम लिख दिया, इसका टुकड़ा हो सकता है, देखो र, हलंत वाला र, शुद्ध व्यंजन, इसमें आ की मात्रा, रा, अब इसका मतलब हो गया रा। फिर म में हलंत प्लस अ मिल के बना है, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया, र प्लस आ प्लस हलंत वाला म प्लस अ, ई मिल के, इतने 4 वर्ण मिल के क्या बना है, राम बना है। तो शब्द को तो टुकड़े कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन वर्ण का छोटा नहीं कर सकते। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, अगर हम स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग की बात करें, तो अनुस्वार और विसर्ग बताएं अयोगवाह हैं। तो इसको अगर सबको मिला लें तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं आप समझ लीजिए। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं बच्चों, 11। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। 33 समझ लो यहाँ से। ये देखो हिंदी में कितने व्यंजन हो, ये 27 थे, ये 25 थे बच्चों, 1 2 3 4 5, और एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5, यानी कि कुल 25 है। और 2 ये, टोटल कितने होंगे, 27। ठीक है, और फिर यर लव
ये 27 4 31, 31 हुए ना, 33 की बात किए हैं, तो स और ह दो ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 33, क्योंकि ये स संयुक्त हैं, ये छत्री, ये त्रिशूल, ये ज्ञानी, ये संयुक्त हैं। सॉरी, 27 4 31 4 35 हो, 35 और ये 2 37, और उसमें कितना बताएं, एक सेकंड रुक जाओ, कितना है उसको समझाना पड़ेगा, एक सेकंड रुके रहो, 33 है, 33 आओ यहाँ काउंट करते हैं। ये उत्क्षिप्त को नहीं लेना है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये उत्क्षिप्त को नहीं लेना है। 25 ये हैं बच्चों, 4 ये हैं, 25 4 29 और 4 ये है 33, उत्क्षिप्त को नहीं लिया, ये तो नुक्ता वाले हैं, अलग से डेवलप किए गए हैं। तो 33 ये व्यंजन है, बाकी ये सब संयुक्त व्यंजन है। ठीक, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। अच्छा, उनको जो संयुक्त व्यंजन हो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जो 33 व्यंजन है बेटा ना, उन्हीं व्यंजनों से मिलके बना है, यहाँ देख लो, इसलिए उनको हम नहीं 2 बार काउंट कर देंगे। आप छत्री को लेंगे तो क और स से मिलके बना है, यहाँ वाला क और यहाँ वाला स। त्र को लेंगे तो त और र मिलके बना है, ये वाला त और ये वाला र। ज्ञानी को मिलेंगे लेंगे तो ज और यहाँ से मिलके बना है। तो जब इन्हीं में से ये मिलके बने हैं तो इनको दोबारा क्यों काउंट करें, ये 25 हो गया, ये 4 29 हो गया, ये 4 33 हो गया, इसीलिए नहीं काउंट कर रहे हैं। स और र मिलके ये बने हैं, तो ये जो चारों हैं इन्हीं में से बने हैं, इसलिए हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, 33 मार रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, अब अपने आते हैं लेक्चर पे। यहाँ पे 33 हो गए बेटा ना। अब एक चीज़ और है, यहाँ देखो, यहाँ दिया है कि हिंदी में नए व्यंजन अर्थात उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। उत्क्षिप्त कौन है बच्चे, ये और ये। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो लंबी लंबी सांस लेके 2-3 बार फिर दोबारा इसको देखना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताया है यहाँ पे कि हिंदी में आधा नो म र ल के साथ ह लगाकर इनका महाप्राण बनाया जाता है। आधा नो के साथ, सॉरी देखो, आधा न और ह, न, अरे चिन्ह नहीं लिखते हैं, न और ह, आधा म और ह लगा लो। ठीक है, अरे कुम्हार नहीं लिखते हैं बच्चे, देखो कुम्हार, तो आधा म और ह, आधा न और ह, वैसे ही आधा आधा र और ह, आधा ल और ह, इनका लगा के महाप्राण। महाप्राण व्यंजन उनको कहते हैं ना जिनको बोलने में थोड़ा सा सांस ज़्यादा लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप, मैं बताऊंगा अल्प प्राण महाप्राण कौन है। अल्प प्राण जिसको बोलते समय थोड़ी सी सांस लेनी पड़ती है। समझ रहे हैं? जैसे क ख ग घ अंगा, तो क जल्दी से बोल दिया अल्प प्राण, ख महाप्राण ज़्यादा सांस लेनी पड़ती, ज़्यादा हवा भरना पड़ रहा है, तो महाप्राण उनको। महाप्राण मतलब वायु बेटा, वायु। प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। वायु जितना ज़्यादा आप निकाल रहे हैं मुंह से। ठीक है, अब इसके बाद दिया है गृहीत या आगत व्यंजनों की संख्या 5 है। गृहीत मतलब जो दूसरे देश से ग्रहण कर लिए गए हैं दूसरी भाषाओं से, उनकी संख्या कितनी है, 5 है। देखो यहाँ पे, अब वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो अरबी से लिए गए हैं, फारसी और अंग्रेजी से। जैसे करीब, एक बात और मैं बता दूं बच्चे, ये करीब जो लिखा गया है ना, यहाँ क में ऐसे ये बिंदी रहेगी। खत, ये जो खत लिखा गया है ना, अरबी का है, ये तो बिंदी यहाँ पे रहेगी एक। जमीन, प्लीज, प्लीज अंग्रेजी शब्द है, फाइल अंग्रेजी शब्द, फायदा, फायदा फारसी शब्द, तो यहाँ पे एक बिंदी रहती नहीं, रहती है अरबी वाले में रहती है। ठीक है, ये बात है। तो ये जो 5 हम बताए ना, इनको गृहीत या आगत व्यंजन, आगत व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, समझ गए, अरबी फारसी और अंग्रेजी से हमने 5 जो है व्यंजनों को लिया है, अपने यहाँ यूज करते हैं, अपनी देवनागरी, अपनी भाषा, अपनी किताब, अपने अखबार। हिंदी में कुल कितने व्यंजन थे बच्चे, 33, ये संस्कृत के व्यंजन। 6 हिंदी के व्यंजन थे, 33 जो हैं ये संस्कृत के व्यंजन है, जो 33 हम बताएं, 6 हिंदी के, 2 इक्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब वही ड और ढ के नीचे बिंदी, 4 महाप्राण जो न म र से मिलके नहीं बना था, आधा न आधा न आधा न आधा म से ह लगा के, 5 गृहित, तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए, 44 व्यंजन। देखो 33 4 39, 5 44 व्यंजन। व को भी गृहीत माना जाता है, ये व को, लेकिन अभी
फिलहाल चल रहा है काम, लेकिन ये जान लेना कि वह को भी गृहीत ही माना जाता है। वकील, वकील अपने इंडिया का शब्द है ही नहीं, ध्यान देना, ये बाहरी भाषा का शब्द है। ठीक बच्चे, अनुस्वार देख लो, 44 हो गए ना, यहाँ ध्यान देना। अनुस्वार में क्या है कि य र ल व श श स, ये एक चीज और है, स और ये यहाँ पे ये खटखोण वाला स है, मूर्धन्य स। ये स ये ह से पहले आने वाला नासिक के वर्ण जिनकी संख्या 1 है। नासिक के वर्ण जो जिसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, विसर्ग की संख्या 1 है। ये विसर्ग की संख्या कितनी है? 1 ही है विसर्ग। अह, ये विसर्ग है। ठीक है, अब देखो हिंदी हिंदी इस प्रकार हिंदी में कुल कितने वर्ण हो गए? कुल कितने वर्ण? तो स्वर में 11 हमने बताए, 33 संस्कृत के व्यंजन बताए थे। ठीक है, 33 10 43 1 44, 4 महाप्राण बने थे। यानी टोटल देखो, यहाँ देख लो बच्चे, 44 टोटल हम व्यंजन वहाँ काउंट किए थे ना, तो 44 व्यंजन थे, 11 स्वर, 44 10 54 1 55, एक अनुस्वार अंक की मात्रा 56 और एक विसर्ग 57। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 57। ये ध्यान देना, कभी भूलना मत। हिंदी में अगर कुल वर्णों की संख्या बोल दे बेटा तो 57 होती है। मूल की बात करता था तो हम 52 52 पहले पढ़ते आते थे, लेकिन हिंदी में इस समय कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 57 है। ये 5 आगत को छोड़ दोगे ना बेटा, 5 आगत को छोड़ दोगे तो 52 हो जाएंगे, लेकिन इनका भी यूज हो रहा है आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, इसलिए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 57। अब इसके बाद हिंदी में अब वर्ण की बात कर लें कि हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। एक स्वर आपने पढ़ा, व्यंजन दूसरा आप जानते ही हैं, तीसरा अनुस्वार, चौथा विसर्ग। अनुस्वार में ये अनुस्वार हो गए भाई साहब, और ये विसर्ग हो। अब विसर्ग में यार जैसे दुख नहीं लिखते हो तो इसमें देखो विसर्ग यूज होता है कि नहीं। कंगन लिखते हो चाहे कंचन लिखते हो तो उसमें अंक की मात्रा इसका भी यूज होता है कि नहीं। ठीक है, पंकज लिखते हो तो नहीं यूज होता है ये, तो इसका भी हमेशा यूज है। ये दोनों अयोग है, मैं बताया था, इसका योग होता नहीं, ये अलग से दिखता है, इनकी अलग से मात्रा होती है। तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के कोई पूछेगा तो कितना बताओगे? 4, स्वर व्यंजन अनुस्वार विसर्ग, 4 वर्ण होते हैं, 4 प्रकार के। स्वर 11, व्यंजन कितना बताए थे? 44, 44 10 54 1 55, और 2 उच्छिप्त बताए थे, टोटल कितने हो गए? 57। स्वर को देख लो, यह वर्ण स्वर कहलाते, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़े से निकलकर मुंह में बिना किसी रुकावट या बाधा से मुंह या नाक द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, अगर नाक द्वारा बाहर निकलेगी कोई चीज़ तो उस पर ये चंद्र बिंदु रहेगा। ये अगर ये नाक से निकल रहा है तो ये बिंदु रहेगा, नहीं निकल रहा है तो ये नहीं रहेगा। अरे यार जैसे आंख लिखोगे ना तो ये चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा कि नहीं तुमको। तो ये क्या हो जाएगा? ये चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिकता वाले, अनुनासिकता जो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले उसको अनुनासिकता कहते हैं। चलो बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ हमने नाक लिख दिया था तो टेंशन में मत होना। अब आ जाओ संस्कृत। संस्कृत में ऋषि जो है ना बेटा स्वर, ये पाली भाषा जब थी, जैसे जब आप पढ़ोगे भाषा का विकास तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, अपभ्रंश है, हिंदी है, ऐसे डेवलप करके हिंदी बनी है। तो जब पाली भाषा के इस समय से जो है कि ऋषि को स्वर के रूप में उच्चारण हो रहा है, लेकिन ऋषि बेटा रियल में र और ई से मिलके बना है। ये संस्कृत के शब्दों के रूप में हमेशा प्रयोग होता है ऋषि। ऋषि से कोई भी शब्द लिखा हुआ है बेटा तो उसको आप डायरेक्ट कह देना कि ये तत्सम है। तत्सम मतलब ये संस्कृत के शब्द है, ऋषि वर्ण का अगर कहीं प्रयोग हुआ है तो। ठीक, स्वरों के भेद में आ जाइए। स्वर के कितने भेद होते हैं? पहले तो हमने बताया वर्ण के कितने होते थे? 4। अब यहाँ हम वर्ण में पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अनुस्वार, चौथा विसर्ग, 4 बता दिए थे। अब उसमें से पहला स्वर की हम बात करेंगे, ये पहले स्वर की। अब देखो स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा यही है कि जिनके उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली हवा मुख से बाहर निकलती है, वो भी बिना रुकावट के, उनको स्वर कहते हैं। वही जो दूसरा वर्ड है व्यंजन, जिसको जो है कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जो फंस के आता है मुंह में हवा रगड़ के, स्पर्श करते हुए। ठीक है,
और तीसरा अनुस्वार है जो अंग की मात्रा है, चौथा विसर्ग है। तो पहले हम पहले स्वर को देखेंगे, वर्ड में स्वर को देखेंगे। तो स्वरों को दो आधार पे इनका भेद किया जाता है। पहला है प्रयत्न के आधार पे, दूसरा है उच्चारण के आधार पे। प्रयत्न का मतलब बोलते समय, और उच्चारण का मतलब कि मुंह के किस भाग से इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो आओ देखें, आओ, आओ। हाँ भैया, ये चार्ट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसलिए इसको ध्यान देना। इस चार्ट को कैसे बनाना है, जैसे बना हुआ है ऐसे ही आपको बनाना भी है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र मतलब जीभ के आगे वाले भाग से, मध्य स्वर का मतलब जीभ के मध्य भाग से, और पश्च स्वर मतलब जीभ के पिछले हिस्से से जो आवाज निकलती है बेटा, जैसे छोटी बड़ी ए और आय, ये अग्र जीभ के आगे वाले भाग से निकलती है। मध्य मतलब अ निकलता है जीभ के मध्य से। पश्च से बड़ाऊ छोटाऊ ओ औ आ और आ, इतने निकलते हैं, सबसे ज्यादा पश्च से निकलते हैं। पहली बात तो ये कैटेगरी हो गई। इसको ऐसे ही बना लेना, दो चार बार बेटा बनाओगे, देखोगे, समझोगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर कंप्लीट कर लिए तो फिर छा गए गुरु। ठीक है, अब दूसरी बात देख लीजिए, हम बता दिए अग्र मध्य और पश्च स्वर। अच्छा, जो पश्च स्वर ये हैं, 1 2 3 4 5 6 पश्च स्वर है, इनको वृत्तामुखी कहा जाता है। वृत्तामुखी का मतलब है ना कि इसको बोलते समय होठ आपके वृत्त के आकार का गोल हो जाएगा, मुख आपका गोल हो जाएगा इनको बोलते समय। ऊ, ओ, औ, आ। ठीक है, इसको जीभ के पीछे से बोला जाता है, इसलिए पश्च कहते हैं। और इनको बोलते समय मुख जो है गोल आकार का हो जाता है, ओठ गोल बनता है, इसलिए इसको वृत्तामुखी कहते हैं। इनको बोलते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, इसलिए इनको वृत्तामुखी नहीं कहा जाता, ये इन लोगों को। ठीक, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी हमने बता दिया। तीसरी देखो, इसको चार और कैटेगरी में बस, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। समृद्ध किसको कहेंगे, जिनको बोलते समय मुख बंद हो जाता है, तो समृद्ध को बोलते समय मुख बंद रहता है। ई और ई दोनों को बोलोगे तो मुख थोड़ा बंद रहेगा। ऊ और ऊ इन दोनों को भी बोलते समय मुख बंद रहेगा। ठीक है, अर्ध समृद्ध जिसमें मुख आधा बंद रहता है, ए को बोलते समय मुख आधा बंद रहेगा, ओ को बोलते समय मुख आधा बंद रहेगा। अर्ध विपरीत का मतलब मुख सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी, अर्ध वो विपरीत का मतलब है ना, ये विपरीत का मतलब है कि मुख सबसे ज्यादा खुला रहता है, और अर्ध विपरीत का मतलब इससे थोड़ा सा कम खुला रहता है। तो अर्ध विपरीत में ए आ जाएगा, और यहाँ औ आ जाएगा, आ जाएगा। और विपरीत का मतलब, सॉरी, औ आ जाएगा बस। अब विपरीत का मतलब सबसे ज्यादा खुला रहेगा, तो सबसे ज्यादा खुला रहेगा तो इसमें आ और आ जाएगा। इसको बोलते समय मुंह सबसे ज्यादा खुला रहेगा। तो संवृत मुंह बंद, अर्ध समृत मुंह आधा बंद, पूरा बंद नहीं, पूरा बंद में समृत, आधा बंद होगा तो अर्ध समृत। अर्ध विपरीत को छोड़ के पहले विपरीत समझ लीजिए, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुला रहेगा, और अर्ध विपरीत में थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा कम खुला रहेगा। तो ये प्रकार हैं पकड़ने के। ये चित्र जो, ये जो चित्र बना है ना बेटा, इसको लिख लो, इसको इसको आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही इसको बना लो, इसके ऊपर ये लिख लो ऐसे। ठीक है, इसको ऊपर लिख लो ऐसे, जैसे मैं बनाया हूँ ना, इसको लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था। अच्छा, और आ जाइए, स्वर में कुछ क्वालिटीज की बताएं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है, अ ई उ, रे भी लिख लीजिए, अ ई उ रे। दीर्घ स्वर उनको कहा जाता है, हालांकि री स्वर में है नहीं, इसलिए यहाँ नहीं दिया बेटा, ध्यान देना, लोग लिखते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कंप्लीट बता रहा हूँ। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, जैसे ये लोग हैं, ये भाई साहब हैं, ये डिजाइन वाले लोग हैं, ये बेचारे छोटे हैं, पतले लग रहे हैं, ये सब मोटे वाले हैं। दीर्घ स्वर जिनको ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर हमने बता दिए। उच्चारण जब आप करेंगे ना तो कम समय लगेगा तो ह्रस्व कहना, ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ कहना।
अब वर्ण पे आइए, अग्र जीभ के मुख से आगे की, अच्छा हाँ, जब जीभ जो है मुख के आगे की ओर रहती है, फिर मध्य स्वर जब अग्र स्वर में जीभ मुख के आगे रहती है, मध्य स्वर में जीभ मुख के मध्य भाग में रहती है, पश्च स्वर में जीभ मुंह के पीछे वाले भाग में रहती है। वृत्तामुखी का मतलब मुंह गोल यानी होठ गोल हो जाता है बोलते समय। हाँ, अवृत्तामुखी का मतलब जिसमें होठ गोल नहीं होता। वही बात जो समझाया है वो यहाँ लिखा हुआ है बच्चे। संवृत का मतलब कि मुंह बंद रहेगा, अर्ध संवृत का मतलब है कि आधा बंद रहेगा। ठीक, आधा बंद रहेगा। विवृत का मतलब सबसे ज्यादा खुला रहेगा, और अर्ध विवृत का मतलब इसमें जो है कि उससे थोड़ा सा कम खुला रहेगा उच्चारण करते समय। ठीक है, इसमें देखो कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको विवृत है, ये ट नहीं है, देख लेना। अच्छा, ये यहाँ पे देखो ह्रस्व स्वर नहीं लिखा है, हस्व स्वर लिखा है, तो टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है। तो हस्व स्वर जैन नहीं, जिन स्वरों के, यहाँ जिन कर लेना। हस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यही सब बात है। मानक हिंदी में कुल 11 हैं, वो मूल स्वर हैं। अब यहाँ देखो, कोई हस्व स्वर जिन जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ये वही बात यहाँ पे लिखा गया था, 11 मूल स्वर हैं। प्लूत स्वर में देख लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा था, जैसे ओम, ओम लिखते हैं ना, ओम बोलते हैं कि नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम, जिसको उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे। ठीक है, इसकी दो मात्राएं होती है, इसको बेटा हम प्लूत स्वर बोलते हैं, जैसे ओम। अब ओम ऐसे नहीं लिखा जाता है, हालांकि ओम ऐसे हम लोग आमतौर पर लिख देते हैं, ऐसे। विसर्ग को देख लो, जैसे हमने बताया था ना कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। तो विसर्ग को देख लो भैया, विसर्ग मूलतः संस्कृत भाषा की ध्वनि है, हिंदी के तत्सम में प्रयोग होती है, जैसे प्रातः काल, दुख में प्रयोग होता है। विसर्ज नहीं, विसर्ग है, यहाँ पे त्रुटि है। विसर्ग का उच्चारण जैसा होता है, किंतु ह जैसा होता है। एक सेकंड, विसर्ग का उच्चारण ह जैसा होता है, किंतु संस्कृत में यह ह से भिन्न ध्वनि रही है। ठीक है, ह घोष व्यंजन है, जबकि विसर्ग अघोष है, ये ध्यान देना। घोष और अघोष हम जब बेटा व्यंजन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।